Hello students, welcome to DBBN online classes, and we were discussing about the chapter 1, that is some basic concept of chemistry, and in this chapter we have already studied about the atomic mass. Today we are going to discuss about molecules and molecular mass. First of all, you have to know what is molecule. Molecules क्या हैं? तो आप सभी को ही पता है, molecules are formed by atoms, two or more than two atoms. molecules कैसे बनते हैं? two or more than two atoms से मिलकर बने हुए होते हैं, and these atoms are held together by a specific kind of chemical bonds. ये जो atoms होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं? किसी ना किसी chemical bond से. तो molecules क्या हैं? These are formed by atoms, and these atoms are held together by a, या बोल सकते हैं ना, a specific kind of chemical bond. और आप सभी को पता है केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो एक तो होता है आयनिक. किस तरीके से हो सकती है बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है. एंड दूसरी बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट. तो एटम्स दो तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं, बाय आयनिक बॉन्डिंग और बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. एंड इन आयनिक बॉन्डिंग आप सभी को पता है कि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? exchange of electrons, while in covalent bonding here we see sharing of electrons. क्या होता है यहाँ पे? sharing of electrons. यहाँ पर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मैंने यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैटायन में. कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, ठीक है. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं एटम्स, दे फॉर्म या दे कन्वर्ट इनटू एन आयन, एन एनायन कॉल्ड एज नेगेटिव आयन, ठीक है. और शेयरिंग में कोई भी कैटायन एनायन नहीं बनते हैं. तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आयंस बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है. और कैटायन एनायन के बीच में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है. और यहाँ पर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बनते हैं. क्या बनते हैं? सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं. ओके, तो ये तो हमने बात करी मॉलिक्यूल्स की. और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बाय आयनिक बॉन्डिंग और बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. अब देखिए, हमें नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है मॉलिक्यूलर मास, तो हमें ये आगे बात करनी है कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए, हमें पता है, हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं किस तरीके से एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं. तो जब भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि हम बात करते हैं H2 की. H2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है. तो मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे. अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं. एक हाइड्रोजन का मास होता है 1. कितना होता है? 1 हाइड्रोजन एटम का मास, एटॉमिक मास 1 म्यू, ठीक है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 2 म्यू. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया 2 म्यू. इसी तरीके से हम बात करते हैं O2 की. O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है. तो देखिए, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 म्यू. कितना होता है एक ऑक्सीजन का? 16 म्यू. तो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो क्या कर देंगे हम? 16 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 32 म्यू. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 32 म्यू.
H2O के लिए। तो देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 1 into 2। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 1 ही है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली लिख लेंगे और वो होता है 16 म्यू के इक्वल। तो ये हो गया 1 into 2 plus 16, तो टोटल कितना हो गया 18 म्यू के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसकी बात कर लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट NaCl। अब देखिए NaCl क्या है, आयनिक है, क्या है, आयनिक सॉलिड। तो हमने बात करी थी कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आप लोग पढ़ चुके होते हैं 9th क्लास में कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनका जब भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, फॉर्मूला मास। ठीक है, इसका आयनिक सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर उसको टर्म दिया जाता है फॉर्मूला मास। ठीक है, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कैटायन एनायन का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, तो उस पूरे यूनिट सेल का हम एक फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं और उसके बेसिस पर ही हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। और इनकी कैलकुलेशन इसी की तरह होती है जैसे मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। तो सोडियम का 1 एटम है, एक सोडियम का मास होता है एटम का 23 प्लस क्लोरीन का होता है, हमने क्लोरीन के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या करना सिखाया था मैंने आपको, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो जब किसी एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं तो उनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है 35.5, तो इसका टोटल कितना हो जाता है 58.5 म्यू। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना होगा 58.5। चलिए इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अल्कोहल के लिए। ठीक है, और अल्कोहल होता है CH3CH2OH। अब हमें इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 कार्बन के कितने हो जाएंगे 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 and 1 6, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 1 into 6 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1, एक ऑक्सीजन है तो उसका हम डायरेक्ट 16 म्यू लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे तो वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से, आप ऐड कर दो, ऐड करने पे जो भी आंसर आता है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास होगा। इसी तरीके से हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं H2SO4 का, HNO3 का। ठीक है, तो आप लोग खुद ही करेंगे, कुछ जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ H2SO4, HNO3, ठीक है, C6H12O6 और CH3COOH, C6H6, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है और अपने नोट्स के साथ में जब आप मॉलिक्यूलर मास टॉपिक लोगे तो वहां पर एज एन एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।